जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम डे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में क्लास 8th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कर रहे थे, जिसमें हमने 5 चैप्टर कर लिए थे। ये अगला चैप्टर है 6 चैप्टर, जिसमें मानव संसाधन के संबंध में है। चलिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, इसमें जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, तब 1985 में। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, चलिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल, किसी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग ही एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, प्रकृति यदि कोई वस्तु दी है, यदि हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं तो फिर वो हमारे किस काम की। तो मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उस संसाधन क्या करता है, योग्यता के बल पर उस वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित एवं और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी जनसंख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों से डिस्कशन कर रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जानते हैं जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है बहुत ही असमान है। कुछ देश बहुत घने बसे हैं, कुछ विरल बसे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं पे देखिए जनसंख्या इतनी सघन है और कहीं पे बहुत विरल है। ठीक है, जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में रहते हैं? सबसे ज़्यादा रहते हैं एशिया महाद्वीप में, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, ये महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? एशिया में है, फिर इसके बाद अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है, फिर ये अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में है, फिर देखिए कुछ दक्षिण अमेरिका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है ना। चित्र के हिसाब से लगा सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक स्क्वायर है ना वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं इतने बड़े एरिया में। ठीक है, ये कहाँ का है? ये भारत का है। चलिए, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, 51 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पे? संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व। तो याद रखना 51 है ना,
ये यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो हमें से तो नहीं है, हमें है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों से। ठीक है, आप जानते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक कौन कौन से हैं जो जनसंख्या को विरल बनाते हैं और सघन बनाते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में जानते हैं स्थलाकृतियाँ। लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में निवास करना बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक सघन घने बसे क्षेत्रों में से हैं, जबकि एंडीज, आल्पास, हिमालय जैसे पर्वत बहुत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, मतलब स्थलाकृति यहाँ पे यह है कि ये रिप्रेजेंट करती है कि भौगोलिक स्थिति में जो स्थलाकृतियाँ हैं उस पर भी जनसंख्या निर्भर करती है। वो लोग पर्वतों पठारों पर रहना पसंद नहीं करती हैं, जबकि वो नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद जानते हैं जलवायु। ठीक है, जलवायु में है कि लोग ना ज़्यादा अधिक गर्म जलवायु में रहना पसंद करेंगे, ना अधिक ठंडी जलवायु में रहना पसंद करेंगे। वो सामान्य जलवायु में रहना बहुत अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है। इसके बाद मृदा कैसी हो, मृदा जो उपजाऊ मृदा हो, कृषि कार्य के लिए वहाँ पे उपयुक्त हो, है ना, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी। ठीक है, वो ऐसे क्षेत्रों में नहीं निवास करना पसंद करेगी जहाँ की उपजाऊ मृदा नहीं है। ठीक है, और ये उपजाऊ मृदा कहाँ मिलती है, ये उपजाऊ मृदा नदियों के किनारे मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण से जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं तो वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, इसके बाद जल, बिल्कुल जहाँ पे जल रहेगा वहीं पे ज़्यादा संख्या रहेगी। ठीक है, जिससे विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पे अलवणीय जल है वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, खनिजों वाले क्षेत्रों में भी अधिक लोग बसते हैं। क्यों, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन देशों या इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए आकर्षित किया है। ठीक है, ठीक है, जहाँ खनिज संसाधन वगैरह हैं, जीविका का साधन है, तो वहाँ पे लोग पसंद करते हैं। इसके बाद कुछ सामाजिक स्थितियाँ होती हैं, जैसे और आर्थिक होती हैं और सांस्कृतिक होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक कारक वो होते हैं जहाँ पे जीवन यापन करने के लिए रोजगार उपलब्ध होते हैं, तो लोग शहरों की ओर इसी कारण से पलायन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के साधन अधिक होते हैं, वहाँ आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं, इस कारण से वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ भारत में मुंबई बहुत घना हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ उद्योग वगैरह, है ना, तो उद्योग बहुत धंधे लगे हुए हैं, वहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक कारक, यानी सांस्कृतिक कारक में ये होता है कि लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे धर्म, है ना, सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, जेरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आता है जहाँ पे मतलब अच्छी अस्पतालें होंगी, शिक्षा के लिए उपयुक्त साधन होंगे, है ना, और वहाँ पे अच्छे आवास मिलेंगे, जहाँ पे मतलब सुख सुविधाओं या आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, वहाँ पे लोगों का जमाव अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं जीवन प्रत्याशा क्या कहलाती है। जीवन प्रत्याशा वह है कि औसत व्यक्ति में जीवित रहने की आशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा अर्थात औसतन व्यक्ति के जीवित रहने की आशा ही क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। इसके बाद जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जानते हैं, मतलब कि कुछ वर्षों पहले जनसंख्या जैसे 1 अरब थी। ठीक है, इस जनसंख्या को 1 अरब होने में लगभग 100 साल का समय लगता था, लेकिन जनसंख्या परिवर्तन वर्तमान में इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि वो 30 वर्षों में ही दुगना हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जनसंख्या परिवर्तन क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक तीव्र है ना, अधिक हो रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि जो उचित स्वास्थ्य सुविधाएं थी, है ना,
उचित स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाने के कारण पहले भोजन की उपलब्धता नहीं होती थी, लेकिन अब भोजन की उपलब्धता हो जाने के कारण पहले युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थी, वर्तमान में शांति की ओर बढ़ने के कारण, ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन लगातार हो रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट पढ़ते हैं कि सन 1904 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब, ठीक है, थी, और 150 वर्षों बाद यानी 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। लेकिन 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई, यानी कि 30 वर्षों में यहाँ पे जनसंख्या दुगनी हो जाती है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं कि दवाइयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, ठीक है, मृत्यु दर का कम हो जाना, खाद्य आपूर्ति हो जाना, ठीक है, यही एक प्रमुख कारण रहा। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित रहने की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। एक यहाँ पे फैक्टर मिलता है। प्रवास, अब पढ़ते हैं, हम जानते हैं प्रवास और उत्प्रवास और आप्रवास के बारे में। तो हम जानते हैं आगे पहले आप्रवास, ठीक है। जब व्यक्ति नए देश में जाता है ना, मतलब जैसे भारत से कोई जापान जाता है तो क्या कहलाएगा, आप्रवास। और उत्प्रवास, अपना देश जो छोड़ा यानी भारत को छोड़ा तो ये क्या कहलाया, उत्प्रवास। यहाँ हम लोग कहेंगे उत्प्रवास, वहाँ कहा जाएगा आप्रवास, ठीक है। तो प्रवास जानते हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है, वही समझाया अभी आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिससे लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है, ठीक है। सूडान में जनसंख्या छोड़कर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समान प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों में से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। लोगों के अंदर बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। वही है कि क्यों बढ़ती है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग अब आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, आर्थिक क्रियाओं मतलब यानी कि अपने धन कमाने की इच्छा, रोजगार पाने के अवसर, है ना, कि लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से ओर को छोड़कर कहाँ की ओर, शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रातिरूप के बारे में जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है। तो हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, इससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण अधिक वृद्धि दर क्या है, मंद है, तो इस कारण से आंकी नहीं जा रही है। ये देखिए इन देशों में क्या है, जहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उच्च जन्म दर, हाँ बिल्कुल इन देशों में उच्च हो रहा है, मतलब अति से थोड़ा कम, है ना, यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद आदर्श मतलब जितना आवश्यक है, तो आदर्श देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। निम्न इंडिया जैसे देशों में अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। निम्न की ओर मतलब ज़्यादा लोग, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, है ना। इसके बाद जनसंख्या संगठन पढ़ते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो,
उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित देश है। क्या है इसका कारण? क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्थान पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जनसंख्या संगठन के बारे में कि बांग्लादेश और जो जापान है देश हैं, इनकी जनसंख्या तो बहुत सघन है, लेकिन क्या कारण है कि जापान की जो जनसंख्या है वो अधिक मतलब क्या बोलेंगे योग्य है। क्यों? कि वहाँ की जो सरकार है, कि वहाँ की जो मानव संसाधन का रिसोर्स है, यानी स्रोत है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करता है। उनके गुणों को पहचान कर उनसे उनके गुणों के आधार पर काम लेता है। ठीक है, उनकी कौशल विकास में काम करता है। इस कारण से वहाँ पे आर्थिक रूप से समृद्ध देश है ना, जबकि जनसंख्या दोनों में बराबर है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या है, वो वहाँ पे क्या है कि मानव संसाधन जो है ना उस पर बहुत कम खर्च होता है। इस कारण से वहाँ पे अधिक अपने रिसोर्स का दोहन नहीं कर पाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पिरामिड होता है कि यहाँ पे जैसे जनसंख्या है अधिक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं या फिर बूढ़े बहुत अधिक हैं, तो क्या हम इनसे काम ले सकते हैं? नहीं। हम तो यहाँ से मध्यम वाले जो लोग होते हैं वही मानव संसाधन अर्थात कुछ बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तो एक फैक्टर हो गया ना कि जनसंख्या तो बराबर है, लेकिन कह दो कि यहाँ जनसंख्या अधिक है, बुजुर्गों की संख्या अधिक है ना, लेकिन जनसंख्या उतनी ही है। तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये भी एक प्रमुख कारक बन जाता है आयु वर्ग, है ना। जैसे कुल जनसंख्या विश्व आयु वर्गों में विभाजित है, उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, है ना। इस प्रकार से ये देखिए पिरामिड बना हुआ है कि किस वर्ग के आयु लोग साक्षर होते हैं। ये जो यहाँ से रेखाएं जाती हैं, इस वर्ग के लोग क्या होते हैं, किसी भी देश के मानव संसाधन होते हैं, यानी कि वह इन संसाधनों का दोहन कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर वर्ग के लोग होते हैं वो नहीं कर सकते, इसके छोटे जो नीचे लोग होते हैं वो नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, आप इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना। वही समझाया है इसमें कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड उसके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या में पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। ये केन्या का पिरामिड है। ठीक है, इसको समझिएगा। इसके बाद जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड के दृष्टिगोचर है। ये भारत का पिरामिड है, यहाँ पे आयु वर्ग बहुत ज़्यादा है ना। तो आयु वर्ग मतलब जो काम करने वाला योग्य है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, जिसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जनसंख्या दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है, यहाँ पे जन्म दर कम है, लेकिन यहाँ पे देख कितना चौड़ा है, सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब यदि अभी रिसोर्स बनाना है तो उन्हें उनका पूरा लाभ उठाना है तो उन्हें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें थी मानव संसाधन के संबंध में। यहाँ कुछ संबंध में क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आप रीड करिए
ठीक है, और खुद से हल निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। चलिए, ये आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। यदि आपको वीडियोस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आपका इसमें कुछ सुझाव हो, ठीक है, कि हमें कुछ इस प्रकार से वीडियो को और भी समझाना चाहिए डिटेल्स में, ठीक है, यदि आपका कोई इसमें कमी लगी हो तो बताइए हमें। ठीक है, आपका दोनों तरह से स्वागत है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।